अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की आवाम जब वोट देती है, टैक्स देती है और ख़ास तौर पे इनडायरेक्ट टैक्स देती है हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो उसके अगेंस्ट में चाहती क्या है? वो यही चाहती है कि उसके जान और माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ उसको मिले और उसको बिल्कुल ये बुनियादी चीज़ें हैं वो उसको मिल जाएं। यानी उसे घर में पानी आ रहा हो, उसको गैस की फैसिलिटी हो, बिजली उसको मिल रही हो, सड़कें बनी हुई हों, ट्रांसपोर्ट उसके पास मौजूद हो। तो यानी ये बिल्कुल जो बल्दियात के मसाइल हैं वो एक आम आदमी का एक बड़ा सवाल होते हैं। और अगर उसको वही नहीं मिल रहा है तो फिर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़ी चीज़ें जो शायद सरकार कर रही होती है उससे उसको इतना मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसको उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को जो चीज़ चाहिए वो उसको जो है वो नहीं मिल पा रही है। ये जो निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है तो बहुत ज़बरदस्त, और लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं। हम ये देखते हैं कि शहरों में जो सूरत हाल है उसमें अभी बारिशों का सीज़न आपके सामने मौजूद है, मानसून का। ख़ासतौर पे कराची की जब बात की गई तो इतना बड़ा शहर और ख़ासतौर पे जो इसके लग्जरी इलाके हैं उसमें भी सामने आ गया कि जो गवर्नेंस है, जो डेवलपमेंट है वो किस मयार की है। लेकिन सिर्फ शहरों की बात नहीं है, साल साल से जो हमारे गाँव देहात हैं वहाँ पे लोगों की हालत जो है नहीं बदली है। हम देखते हैं कि सिंध की बात करें तो यहाँ पर जो कोटा सिस्टम भी कहा गया कि कोटा सिस्टम 10 साल के लिए ला रहे हैं कि रूरल जो एरियाज हैं उनका मेयार ज़िंदगी बढ़ाकर जो वो आप शहरी जो अर्बन एरियाज हैं उसके बराबर करेंगे। लेकिन वो 40-50 साल गुजर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और वो कोटा सिस्टम चलता रहा। उस कोटा सिस्टम का भी फायदा जो है वो गरीब आदमी को नहीं पहुंचा, क्योंकि उसके पास तो स्कूल ही नहीं था, तो वो पढ़ता कहाँ से और उस कोटा सिस्टम का फायदा कहाँ से उठाता? उसका भी फायदा दूसरे लोग ही उठाते रहे, और ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म और एक ज्यादती जो हुई कि मेरिट का कत्ल हुआ। दूसरी जानिब जो बात है वो ये है कि आवाज़ उठाई जा रही है कि सदारती जो है निज़ाम आए, क्योंकि सदारती निज़ाम के अंदर जो हम देखते हैं कि हल्कों की जो सियासत होती है, जो इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये बात कही कि जनाब इलेक्टेबल्स के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, और इलेक्टेबल्स लिए तो वो हुकूमत तक की इस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंचे। तो इलेक्टेबल्स जो हैं वो हर दौर के अंदर होते हैं, हर हुकूमत के अंदर होते हैं, वही लोग बैठे होते हैं और वही फिर सब कुछ चला रहे होते हैं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तब्दीली का नारा लगाया गया लेकिन वो तब्दीली जो है उस तरह से नहीं आ सकी, क्योंकि वही इलेक्टेबल्स की गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है। तो क्या सदारती निज़ाम जो है वो बेहतर हल है कि उस तरफ जो बढ़ा जाए, या जो है वो यही निज़ाम जो है इसको चलते देना चाहिए और इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए? क्योंकि जो इसमें जब गैप आते रहे, चाहे वो ज़िया-उल-हक साहब के दौर का हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर का हो, तो उसमें जहां सिस्टम्स नहीं चल पाए आगे, वहां एक और मसला ये हुआ कि जो सियासी जमातें हैं जब वो डिलीवर नहीं कर पाती और फिर उन्हें हुकूमत छोड़ के जाना पड़ता है, तो फिर जब वो आते हैं दोबारा तो वो ये कहते हैं कि हम तो दूध की नहरें बहा देते अगर जो है हमारे 5 साल पूरे होने दिए जाते। तो अब ये टेन्यूर चल रहे हैं, 5 साल पूरे हो रहे हैं। कोई वज़ीर आज़म तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, लेकिन पिछली 3 हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, और अब जो है ये आगे सिस्टम जैसे ही चलता रहेगा इस पर सवाल उठते रहेंगे। आपका आइन आपके पास मौजूद है, उसमें तरामीम है वो आपके सामने मौजूद है, उस पर डिबेट डायलॉग होता रहेगा। सिविल सोसाइटी जो है या सोशल रिफॉर्म की जो बात करने वाली सोसाइटी है वो भी आगे आती रहेगी, और यही हल है, यही आगे बढ़ता रहेगा तो लोगों को उसका कुछ जो फायदा होगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट है और लोग इस पर मैं समझता हूँ कि इस पर सोचने की बात है, और इसीलिए बहुत ही हमारे मुल्क की काबिल शख्सियात को हमने दावत दी है कि उस पर बात करें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब यासीन आज़ाद साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर, पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, और इसके अलावा आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माशी तज्जियाकार हैं आप, सीनियर शख्सियत हैं इस हवाले से, और फाइनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन तमाम चीज़ों को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि इन द एंड सबका मसला फाइनेंस ही है। बल्दियात का भी जो इशू है उधर भी फाइनेंस ही लगना है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे जनरेट होगा, इस पर इनसे बात करेंगे। कुछ लम्हों में हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी ज्वाइन करेंगे। यासीन आज़ाद साहब फरमाइए, ये क्या अगर हम इस खित्ते की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाहर से आने वालों ने हुकूमत की, हम अगर पीछे मुगल्स पे चले जाएं, फिर अंग्रेज़ों पे चले जाएं, तो यहाँ के जो लोकल लोग थे या तो कभी गवर्नेंस में नहीं रहे, तो अभी 70 साल हुए हैं, तो अभी सिर्फ 70 ही साल हुए
हैं, हमें तजुर्बा नहीं है, फिर वही लोग जो हैं जिनको बड़ी तादाद के अंदर नवाजा गया अंग्रेज़ों की जानिब से भी, वो भी जो है सियासत के अंदर जो है वो काले अंग्रेज़ बन के सामने आ गए। तो ये जब ये इस वजह से हमें क्योंकि तजुर्बा नहीं था तो इसलिए ये बैड गवर्नेंस होती रही और हम आवाम को उनका हक नहीं दे सके। यासीन आज़ाद साहब, शुक्रिया। आपका प्रोग्राम जो है उसके हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान बनाए हुए तकरीबन 72 ईयर्स हो गए। जिस सिस्टम की बात आप करते हैं, जब कोई मुल्क बनता है तो जो वह उस मुल्क का दस्तूर होता है, उस दस्तूर के मुताबिक आप मुल्क के सिस्टम को आगे चलाते हैं। तामला आपके मुल्क बनने के बाद 56 का आइन आया, 62 का आया और 73 का आइन आया। और 1973 में जिन हालात में आपने पाकिस्तान का आइन बनाया 73 का, उस वक्त एक बहुत बड़ा अजीम सानिया हो गया था कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और इंतखाबात जो थे वो पूरे पाकिस्तान। नहीं, जब वो आइन तो बाद में बना ना, जब वो मशरक़ी पाकिस्तान तो अलग हो चुका था और वो आइन तो बना ही इसीलिए, उससे पहले इसीलिए नहीं बन सका था कि जो अक्सरियत के अंदर थे हमारे पास, हम उन्हें उनका हक देना नहीं चाहते मेरे ख्याल में, इसी वजह से हम लेट हो रहे नहीं, मैं डिफरेंट वे में बात कर रहा था कि पाकिस्तान का जब इस पाकिस्तान का डाउनफॉल हो गया, मेजॉरिटी पार्टी को हमने इक़्तिदार नहीं दिया और उसके टूटने के बाद 1973 में जाके हमारा आइन बना। उस वक्त जो 73 का आइन बना, चूँकि पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका था, तो उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पाकिस्तान की सिचुएशन को सामने रखते हुए कंसेंसस से 1973 के आइन को बनाया। ठीक है। अब 1973 का आइन बनने के बाद आप टाइम पीरियड देखें कि ये पार्लियामेंट्री निज़ाम तकरीबन 45 या 50 के तकरीबन लगभग टाइम पीरियड पूरा आने वाला है। मुल्क के अंदर जो सिस्टम आप लाते हैं, चाहे सदारती निज़ाम हो या पार्लियामेंट्री निज़ाम हो, वो बार बार तजर्बे नहीं किए जाते। ठीक है। बल्कि आपको सिस्टम को चलाने के लिए मुस्तकिल मजाजी से अपने काम को आगे बढ़ाना है। उसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि हमारे और पड़ोसी मुल्क के दरमियान आज़ादी का एक दिन का फ़र्क है जी। वहाँ आज जब से वो वजूद में आया, उस दिन से लेकर आज तक वहाँ पार्लियामानी सिस्टम है, वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल अदरवाइज गया, कभी डिक्टेटर की हुकूमत आई, कभी सदारती निज़ाम आया, कभी कुछ हुआ, लेकिन 1973 के बाद पार्लियामेंट लेकिन सर जब भी ये खासतौर पर सियासी निज़ाम की हम बात करें सामने आया, तो बस उसमें फिर एक बड़ा फुकदान रहा ना डिलीवर करने का। इस वक्त भी मौजूद है। इस वक्त भी जो हम खासतौर पर सिंध की बात करें तो बल्दियात और सूबा और फिर विफाक, इसमें पिसा हुआ है एक, ये सारा मलबा एक आम गरीब आदमी पे गिरा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि 1973 के आइन के बनने के बाद अगर आप उसको सही स्पिरिट के साथ का नफाज करते और आइन के जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक अपनी हुकूमत के सिस्टम को चलाते, तो जो शिकायत आज आप कर रहे हैं शायद ये ना मिलती। आप 1973 का आइन को उठा के देखें कि जितने फंडामेंटल राइट को आइनी तौर पर प्रोटेक्शन दी गई है, हमारे आइन ने जो दी है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आइन आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था। लेकिन हुआ क्या कि आपने उस पर अमल करना छोड़ दिया, उसको इम्प्लीमेंट करना छोड़ दिया। और पार्लियामेंट्री निज़ाम में जब एक कानून अपनी जगह, एक दस्तूर अपनी जगह मौजूद है, तो जब आपने उसका नफाज कर लिया, तो जब इंतखाब हुए तो आपको उस कानून के मुताबिक उस सिस्टम को चलने देना चाहिए था। ये जुमला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चलने देना चाहिए था कि जाहिर है कि जब इंतखाबात होते हैं पार्लियामानी निज़ाम के तहत, जब आप अपनी पार्लियामेंट को इलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तकरीबन जो है ना 5 साल के लिए इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। अब 5 साल का जो टाइम पीरियड है, पाकिस्तान के अवाम जब किसी को इलेक्ट करके भेज दें, तो फिर आपको उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अगर वो हुकूमत में आई है, तो उसको वो टाइम पीरियड पूरा करने का पूरा मौका पार्लियामेंट में गए, वो तो पार्लियामेंट में भी तब्दीली आ सकती है, वो तो हक है उनका जो लोग मौजूद हैं। पार्लियामेंट के अंदर, आइन के अंदर कोई भी तब्दीली 2/3 जो आइन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आप कोई तब्दीली लाएंगे तो आइन का 2/3 मेजॉरिटी आपके पास होगी, तब आप अमेंडमेंट ले आएंगे। अब लोगों के बुनियादी हकूक को आइन तो प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या जो हमारी हुकूमतें बनती हैं
वो उस कानून की ट्रू जो स्पिरिट है उसके मुताबिक उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, ये है। इसमें आइन की गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है जो इक़्तिदार में आते हैं, जो हुकूमत में आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 1973 से आप देख लें कि कितना डिक्टेटर आए हैं, कितना सिविलियन गवर्नमेंट आई है, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि अगर कोई डिक्टेटर आया तो वो अपनी मर्जी से नहीं गया, उसने 10 साल लगाए, 11 साल लगाए, लेकिन जो भी सियासी जमात हुकूमत में आई उसके हर प्राइम मिनिस्टर का जो हैशर इस मुल्क के अंदर बना, उसको अगर देखने के बाद तो मैं ये कहने में आगे बजानम हूँ कि अब आइन हमारा मौजूद है, उसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट हमारी जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। ठीक है। तो बिला आखिर वो आदमी जिसको पार्लियामेंट इलेक्ट करती है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देकर उसको अपना लीडर ऑफ हाउस चुनती है, उसको पीरियड पूरा करने का मौका क्यों नहीं देते? सिविलियन गवर्नमेंट जब भी आई, जुल्फिकार अली भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी, ये तो एक हिस्ट्री की तरफ हम चलेंगे ना, अब जरा मौजूदा वक्त की तरफ आएंगे। मैं वक्त की तरफ आता हूँ। आप देखना ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि आइन हमें हर चीज का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ठीक है। अब उस पर अमल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है। इसके अमल करने की जिम्मेदारी पहले जो हमारी रियासत है उस पर आती है कि वो आइन की ट्रू स्पिरिट के अंदर उसका नफाज करे। एक ब्रेक लेना अगर आपकी इजाज़त हो तो। हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, ब्रेक के बाद वो हमारे साथ होंगे। सवाल है पाकिस्तान की। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, यासीन आज़ाद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके पास हम तशरीफ़ लाते हैं। सर, ये इसमें इन तमाम अख्तियारात के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है वो फाइनेंस ही का है, और इन द एंड जो है वो आपको यानी जो हम बात कर रहे थे कि बुनियादी हकूक जो लोगों को चाहिए उसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो आपके पास पैसे नहीं है। अभी भी 10 बिलियन डॉलर जो है कराची के लिए मांगे जा रहे हैं तो नहीं है। 1 बिलियन डॉलर का मसला आ गया था अभी जो इशू हमारा फौरन एक इशू सामने आया था। तो आप क्या समझते हैं सर, ये फेलियर जो है वो सिस्टम का फेलियर है, सियासी जमातों का फेलियर है, या जो हमने कहा कि एक मिजाज नहीं है गवर्नेंस का कि कैसे गवर्नेंस करना है? डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब देखिए, मैं बहुत बारीबीनी से कम 1993 से देख रहा हूँ जी पाकिस्तान की मईशत को। जब मैं बाहर से आया था, मैं पूरी जिम्मेदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान में वडेरा शाही कल्चर है, और जो पाकिस्तान की एलीट है और जो बाहर की एलीट्स हैं, यानी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनका आपस में गठजोड़ है, और जो पाकिस्तान के एलीट्स हैं उनका भी आपस में गठजोड़ है। तो अगर आप इस तरीके से देखें, बहुत पीछे, मैं इसकी वजह आपको पहले बता दूं, एक फिगर दे दूं ताकि समझ में आ जाए। पाकिस्तान बड़ा एक ताकतवर ऐसा मुल्क है जिसके पास वसाइल हैं, मगर 1980 से आज तक 40 वर्षों में हमारा ग्रोथ बांग्लादेश और श्रीलंका से कम है। भारत तो छोड़ दीजिए, क्यों है? आखिर कोई वजह तो होगी ना उसकी। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, हमसे अलग हुआ, उसके पास तो रिसोर्सेज कम थे। आज बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, हालांकि वहाँ भी फौजी हुकूमतें आई, दूसरा कुछ आया। उनका एक्सपोर्ट देख लीजिए, उनका रिजर्व्स। बेसिकली पाकिस्तान में इदारों को तबाह किया गया उस गठजोड़ के नतीजे में, जो कि पाकिस्तान के एलीट्स ने, चाहे फौजी हुकूमतें हों, एक पार्टी की हुकूमत हो, दूसरी पार्टी की हुकूमत हो और तीसरी पार्टी की हुकूमत हो, सबको मौका मिला है। अगर मैं आपको बताऊं कि NFC अवार्ड 2010 में आ गया था तो सूबों के इख्तियारात बहुत बढ़ गए थे, उसमें तालीम और सेहत तो सूबों के पास चला गया। तो क्या 7 साल KPC में जो कुछ हुआ वो पंजाब से मुख्तलिफ है? जवाब है नहीं, वही एलोकेशन है। क्या उन्होंने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया? नहीं। क्या उन्होंने प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा दिया? नहीं। बेसिकली ये है कि ताकतवर तबकों के दबाव पर नहीं। तो ये फाइनेंशियल, जब हम बात करते हैं लोगों से तो कहा जाता है कि जनाब हमारी फाइनेंशियल मजबूरियां भी हैं, हमें जो है IMF के पास आखिरकार हमें जो है वो दुनिया के सामने जो है हाथ फैलाना पड़ा, जो खुद वजीर आज़म इमरान खान साहब जो है तकरीरों में कहते थे कि हम किसी सूरत में जो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें भी शिफ्ट करना पड़ा अपने मंशूर से। नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ ना। IMF ने तो नहीं कहा कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स मत लगाएं, IMF ने तो नहीं कहा कि आप तालीम का बजट कम करें, IMF ने तो नहीं कहा कि आप सेहत का बजट कम करें, IMF ने तो नहीं कहा कि दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा एमनेस्टी पाकिस्तान ने दी है। तो क्या IMF ने कहा था? उसने तो मुखालफत की है। IMF के ऊपर वो इस्तेमारी ताकतों का मफादात का निगरान है, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने IMF ने ये कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था, पिछले जमाने की बात कर रहा हूँ, कि ये एग्रीकल्चर टैक्स पे नहीं लगेगा, उसके अलावा कोई बात करें। तो उन्होंने आप हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे? कहते नहीं लगा सकते, हमारी मजबूरियां हैं।
तो कहने लगे ठीक है, आप बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, आप बरामदात बढ़ाने के बजाय आप रेमिटेंसेस बढ़ा लें। क्या अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2000 मिसाल के तौर पर से आज तक हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी $12 अरब और हमारा एक्सपोर्ट गिरा $4 अरब। देखिए ना, आशा हो गया ना। ये तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कहाँ चला गया, क्यों गिरा? इसलिए कि हमने 111(4) के तहत रेमिटेंसेस आने दी, नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर दिया। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि इदारों को तबाह करके, रेगुलेटर्स को तबाह करके गठजोड़ हुआ पाकिस्तान के एलीट का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के रियासत का, यानी जो आप समझते हैं कि जो भी इक़्तिदार में वो सिर्फ अपना और अपने हम नवाओं का जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो देता रहा। और सिस्टम भी ऐसा ही है सर, ये सियासत करना जो है वो करोड़ों लगा के अरबों कमाने होते हैं, लाखों लगा के करोड़ों कमाने होते हैं, तो वो पैसे भी तो निकालने होते हैं ना। वो पैसे कैसे निकालेंगे? सिस्टम की भी तो मजबूरी है, पूरी है। देखिए, मैंने बताया ना कि मैं जो बातें कर रहा हूँ रिसर्च बेस्ड है जी। अब मैं आज आपको फिगर दे रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि वो सही है, मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि रिकॉर्ड पर आ रहा है। पिछले 24 वर्षों में 160 अरब डॉलर पाकिस्तानी शहरियों ने चोरी के पैसे का और जायज पैसे का और नाजायज पैसे का मार्केट से डॉलर खरीदे, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करके बाहर भेज दिया। उसका अजम बनता है 160 अरब डॉलर। और मेरे मुल्क पे जो आज कर्जा है तमाम तबाहियों के बावजूद वो 114 अरब डॉलर का है। ठीक है। यानी अगर ये पैसा चोरी का भी बाहर नहीं जाता और चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो गई क्योंकि बैंक के जरिए गया, कोई हुकूमत ये कानून बदलने के लिए तैयार नहीं है कि मार्केट से जो आप डॉलर खरीदेंगे, तालीम के लिए कभी जरूरत पड़ गई, सेहत के लिए ये डॉक्टर साहब ये सारी बातें बड़ी हमें इमरान खान साहब की भी लगती थी, असद उमर की भी लगती थी, लेकिन ये हुकूमत में आके क्या होता है? हुकूमत में आके क्या ऐसा होता है कि आप जो खुद बोल रहे होते हैं पोजीशन में वो आप नहीं कर पाते, इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे एक जुमला कहा था कि हमारी पॉलिसियां ताकतवर तबकों के मुफाद में बनाई जाती हैं, क्योंकि अभी आपने खुद इलेक्टेबल्स का वर्ड यूज किया था। आप भी देखिए, मुशर्रफ साहब के दौर में 2000 में जो लोग थे वही लोग आज भी फॉरेन पॉलिसी में बैठे हैं। 2008 में जो फाइनेंस में जो लोग थे 2000 में, वही डॉक्टर इशरत हुसैन है, वही हफीज शेख हैं, वही जो सेनेट के चेयरमैन थे वो जो अपने बासी साहब, तो वो सारे वही लोग घूम रहे हैं इसलिए कि वो एलीट से ताल्लुक रखते हैं। और कोई भी मसलन मुशर्रफ साहब ने ये कहा था रिकॉर्ड पर कि हमारे 2002 के इलेक्शन में जो लोग चोरी डाका करके बाहर चले गए थे वो आ गए, इलेक्ट हो गए, हुकूमत में आ गए। अरे भाई, तो इलेक्ट हुए, हुकूमत में आए तो आपने लिया। आज जो हुकूमत में लोग बैठे हैं वो भी वही हैं जो माजी में गलत कार्य करते रहे, उन्होंने केएससी की निष्कारी की आपको कहते हैं। तो हमारी एलीट है, हर हुकूमत उनके आगे मजबूर है क्योंकि वडेरा शाही निजाम है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा डॉक्टर शाहिद। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की बस ये जो इलेक्टेबल्स की कहानी है और उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि भाई इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। और अब जो सदारती निज़ाम की जो गूंज हो रही है कि भाई ये जो हल्का बंदियाँ और फिर वही बिरयानी पर और क्या कहते हैं थोड़े पैसों पर वो लोग भी मजबूर हैं क्योंकि रियासत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही ना। जब रियासत आपको थाने से नहीं बचा सकती, आपको तालीम नहीं दे सकती, आपको सेहत नहीं दे सकती, तो वहाँ पर रहने वाला गरीब भी मजबूर है, वो फिर अपने वडेरे को ही वोट देगा। तो सर ये क्या कैसे बेहतरी होगी? हम जब कोटा सिस्टम लगा था 40 साल पहले तो उस वक्त जो है बात होती थी कि जनाब 10 साल में हम बराबर ले आएंगे। आज तक हम जो है ना शहरों को, ये हाल सामने शहरों का, ना गाँव देहात को, सब जगह जो है अबतरी है। ये निज़ाम की क्या खराबी है? देखिए, निज़ाम की खराबी ये है कि ये आपके पास बड़ी लिमिटेड चॉइस है। जब आप MNAs अपने सिलेक्ट करते हैं और आप MPS करते हैं, वो हमें पता है कि उनकी क्वालिफिकेशन होती हैं, कैसे लोग वो सिलेक्ट होते हैं। आजकल आज़ाद साहब जैसे लोग क्या इलेक्शन MNA का या MPA का लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। ठीक है, इसलिए कि उनके पास उस तरह का पैसा नहीं है कि वो जाके 5, 6, 8 करोड़ लगाएं, ठीक है, और उसके बाद जाके इलेक्शन लड़ें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी करें। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है। देन जब टाइम आता है, ये निजाम, इसका मतलब एक बिजनेस है, ऐसा लगाते हैं और फिर बस पार्लियामेंट्री और फिर जो पैसा निकालना भी तो होता है ना, पार्लियामेंट्री में ही है। ठीक है। सेकंड, आपको आप प्राइम मिनिस्टर के पास 200 लोगों की या 250 लोगों की MNA है, ये तो सिलेक्ट उन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं जिसकी वजह से क्राइसिस हो रहे हैं अभी। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री, व्हेन यू हैव अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फॉर्म ऑफ सिस्टम, आपके पास 300 के बजाय 6 करोड़ अवाम होंगे। ठीक, सारे टेक टॉप के, क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, डिसेंट, जिनके अगर चेक भी किया, रिकॉर्ड भी सारा क्लियर होगा। ठीक है। तो जब अब उनको मिनिस्टर लेकर आएंगे और फिर उसके बाद लेजिस्लेटर्स एंड एग्जीक्यूटिव विल बी डिवाइडेड, अलग हो जाएंगे। ठीक।
जब दोनों ये फिर होता है जी मेरे फंड दें, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ऑपोजिशन ये कर रही है, वो इधर यदि आप हामी हैं सदारती निजाम का हामी हैं, फील लेकिन टर्की के अंदर आप देख लेना क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। टर्की में देख लें कैसे कामयाब चला, तो 3 साल पहले चला ना, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आपको और फिर अवाम ने फैसला करना है, ये कोई और फैसला नहीं करेगा, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाके अवाम को कहते हैं मैं दे आप वो कर लें, रेफरेंडम करें, तो नहीं, लेकिन उसके लिए सर सदारती निज़ाम के लिए इदारों को खुद मुख्तार होना और इदारों को बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन प्रेसिडेंट आ रहा है कौन जा रहा है, इदारे अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारे इदारों का फेलियर है, कोई सा भी इदारा उठा के देख लें तो उसमें तो ये तो और तबाही हो जाएगी, फिर आप एक डिक्टेटर को लेकर आ जाएंगे, डिक्टेटर बना देंगे। आप प्रेसिडेंट अवाम ने चुनना है, अब अवाम ने 2-3 पार्टियां अपना जिसको मर्जी चुने। तो अभी जो इमरान खान साहब पे एतराज होते नॉन इलेक्टेबल्स की अपनी एक फौज बना दी है, नॉन इलेक्टेबल की मजबूरन बनाई ना जी। क्यों बनाई है? इसलिए कि अवेलेबल नहीं है, आपको अवेलेबल नहीं है उनकी गुड बुक में, तो हो सकता है होंगे पार्लियामेंट के अंदर। मैं कहूंगा अच्छा एक और उस तरह के देखें, प्रेसिडेंट का काम फिर ये है कि ही हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में आप वो बाकिरदार लेव करेंगे जो आपको डिलीवर। ये जो लफ्ज है ना नेशनल इंटरेस्ट, ये लफ्ज अब यहाँ पर अगर आप इमरान साहब फिर प्रेसिडेंट बनते अगर फिर मिसाल के तौर पे और वो आगे ले आते हैं, फिर आपके सामने जो लोग लाएंगे तो फिर तो खुदा ही हाफिज है, ठीक है। तो ये देन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है कि जी आपने अगर करना है सिस्टम तो फिर करें। टर्की देखिए उसने कितना पैसा उतारा है, लोन उतारा है, जीरो कर दिया। मैं हल की तरफ बढ़ूंगा कि फिर फ्यूचर लोगों को डिलीवर करने के लिए क्या करना चाहिए। यासीन आजाद साहब से इस बात का आगाज करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। वे फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यासीन आजाद साहब फरमाइए, क्या है मसले का हल है क्या? देखें, आपका है सवाल पाकिस्तान का, मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये पाकिस्तान कोई तजर्बे के लिए नहीं बना, ठीक है। पार्लिमानी सिस्टम 1973 से चला आ रहा है। मेरे नज़दीक इंतहाई सिस्टम है पार्लिमानी निज़ाम जो है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, सड़क नहीं मिल रहा, भी लेंगे तो तभी तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा सर। ये तो उन लोगों ने भी नहीं दिया जो उन्होंने 10-11 साल इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुकूमत की, उन्होंने भी आपको नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चन ये है, यहाँ देखना ये पड़ेगा कि पार्लिमानी से निज़ाम का जो तरीक़ाकार है आप उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते। सपोज पार्लियामेंट के अंदर आपने कानून साजी करना है, मेरे नज़दीक किसी MNA MPA को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा लोकल बॉडीज़ के लोगों को जाना चाहिए जो कानून कहता है, ठीक है। इस MNA का हम उनको अलर्ट करके भेजते हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए कानून साजी करेंगे, सूबाई असम्बलियाँ अपने सूबे के लिए कानून साजी करेंगे, कानून के अंदर जो सिकम है उसको दूर करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। आप उठा के उनको रोड बनाने के लिए लगा देते हैं, पानी के नलके ठीक करने के लिए लगा देते हैं, तो वो आपके लिए कानून साजी क्या करेंगे? ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको पार्लियामेंट के अंदर बैठकर चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन के लोग हो, एक राइट डायरेक्शन में इस पाकिस्तान को डालने के लिए आपको, यानी आप जो है वो ये ना सोचें कि आप अगर इक़्तिदार में आ गए हैं या MNA MPA बन गए या किसी सीट बन गए तो आपने जो है ना वो ये काम करना है जो आप कह रहे हैं, या ये नहीं सोचना है कि भाई अब मेरा खर्चा बहुत हुआ था, अब मैंने रिकवर कहाँ से करना है। अगर आपको मसला ये भी तो है ना की फिक्र है तो आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे खर्चे की फिक्र है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मुझे आज भी कोई MNA MPA का कहे तो मैं इलेक्शन लड़ने के पोजीशन में नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो सिंपल क्वेश्चन यह है कि उन लोगों को जिनको इलेक्ट करके जब आप उनको, यानी गरीब आदमी का काम नहीं है पार्लियामेंट में जाना, डेवलपमेंट के गरीब आदमी का काम नहीं है पार्लियामेंट में जाना, डेफिनेटली नहीं है। इवन जो तहरीक इंसाफ जो कह रही थी हम तब्दीली लेके आएंगे, सही है उनको जी ब्रिगेडियर साहब वेरी क्विक। देखिए यही बेसिकली फर्क है जो मैं बात करता हूँ कि एक तो डेवोल्यूशन पावर को आप सही एम्पावरमेंट दें, वो जब तक उनको फाल नहीं करेंगे, उनको पावर नहीं करेंगे। इशू ये होता है कि MNA MPA जब आते हैं खर्च करके पैसा जाता है लोकल गवर्नमेंट के पास, वो कहते नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने ये ठीक करना है इसको, ये करने के वो लेजिस्लेशन करें। सर एहतसाब की भी तो बात करें ना, आप खुद भी नैब के अंदर आपको सिस्टम वो है चार सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए। एक नंबर 1 इज गुड गवर्नेंस, नंबर 2 इज मेरिट, नंबर 3 इज जीरो करप्शन,
एंड दैट्स रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। ये तो कुछ बेगाने का ख्वाब लग रहा है मुझे। लेकिन है ये गवर्नमेंट ऐसी चलती है, अगर चलानी है तो बार ऐसी चलती है। ये करने के बाद फिर आपने अपने मिनिस्टर लेकर टॉप के, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करें। हर महीने 2 महीने के बाद हर मिनिस्टर को ले आए पट्टे पे, प्राइम से और बताओ तुम्हारा मैंडेट क्या है, तुम्हें क्या टास्किंग की थी, तुमने क्या किया, व्हाट आर द रीजंस, और आपको आप ये रिसोर्सेज चले जी आगे चले काम करें। कराची की प्रॉब्लम हमारी ये है कि कराची के लिए यू नीड अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। नंबर 2, इसमें कंसेंसस होना चाहिए जिसमें एमक्यूएम भी स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी भी है, 14 अगर एमएनए पीटीआई के उनके भी है। मॉनिटरिंग अब इसकी अच्छी करें, सिस्टम खराब हो चुका है। ठीक है। जितना पैसा और जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाबात की तरफ, लेकिन मुझे नहीं नजर आते हैं, इसलिए कि ना एक सेंसस कंप्लीट है, ना आपकी डिलिमिटेशन हुई है, ये चीजें नहीं, इलेक्शन कैसे कहाँ से करेंगे इलेक्शन। ठीक है। और दूसरी बात, नया एक्ट भी नहीं आया अभी, अभी पीपल गवर्नमेंट विल ट्राई कि इसको 2 साल एक्सटेंड करो और इसका फायदा उठाओ, उसके बाद अपने इलेक्शन कराओ। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब, वे फॉरवर्ड, वेरी क्विक। मैं चाहता हूं कि एक अहदनामा पर तमाम सियासी पार्टियां दस्तखत करें और उसमें वो चीजें शामिल हैं जिसमें तीनों बड़ी पार्टियां राइटिंग में इत्तफाक राय रखती हैं अपने मंशूर में, और हर आदमी जो इलेक्शन में हिस्सा ले उसमें भी ये अहदनामा हो। उसमें 6 शराइत लिख दी जाए। नंबर 1, क्योंकि तमाम पार्टियां इस पर इत्तफाक रखती हैं अपने मंशूर में, तीनों बड़ी वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आइंदा कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। नंबर 3, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे उस रिकॉर्ड से जो हुकूमत के पास मौजूद है। और नंबर 4, तमाम पार्टियां इस पर मुत्तफिक हैं कि तालीम और सेहत पर 7.6% से 9% हो। तो आप 6.5% की कंडीशन लगा दें, उसके बगैर बजट नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि अदारों को आप मजबूत बनाएं, उनको अपने हुदूद के अंदर रखने का पाबंद बनाएं। और आखिरी जिस पर अभी इत्तफाक राय नहीं है मगर मेरी तजवीज़ है कि IMF से कर्जा आप उस वक्त लें जब पार्लियामेंट और चारों सूबाई असेंबलियां मंजूरी दे दें। अब ये अहदनामा अगर पार्टियां साइन सर मजबूरी में जाते हैं ना, IMF में कह रहे होते हैं पोजीशन के अंदर मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, ये गलत ख्याल है। अभी तक इस हुकूमत के दौर में IMF ने हमें $450 बिलियन दिए टोटल, अब तक सिर्फ $450 बिलियन। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत है। लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस अहदनामे पर तमाम पार्टियां और हर वो आदमी जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है वो दस्तखत करे और वो फिर कोर्ट्स उसको इंश्योर करें कि आप ये चीजें करेंगे। और उसमें यह भी हो कि अगर मैं इसके खिलाफ वोट देता हूं तो मेरे हुकूमत का हक और मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। इसके बगैर आप जो चाहे कर लें, ये अहदनामा आना चाहिए, अदालतें इसको इंश्योर करें, मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म हो जाए अगर इसके खिलाफ वोट देते हैं। अगर ये आप नहीं करते तो मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी बात को गलत साबित करे कि हम इसी तरह से चलते रहेंगे। आप 10 साल के बाद फिर वही डिस्कस कर रहे होंगे कि जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मेरा ख्याल ये था कि अमली बात आप कर लें, बहुत कुछ हो गया है, बहुत हो गया, नहीं हो सकता। आप देखिए किस पार्टी में नहीं था कि 2013-8 में ही तय हुआ था, 2010 में तालीम और सेहत पे 9% लगाएंगे। KP उसमें आपको बता दूं, इमरान खान साहब ने 7.6 2013 में तय किया था और सूबाई मसला है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, नहीं है मजबूरी, इसलिए कि KP में तो उनकी अक्सरियत थी 2008 से 13 तक, सूबाई मसला था। तो क्या उन्होंने उससे ज्यादा लगा दिया जो सिंध और पंजाब में लगाया था? जवाब है नहीं। तो कोई कमिटमेंट नहीं, अब कानूनी मजबूरी हो कि उनका हुकूमत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब, ब्रिगेडियर साहब आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो, और यासीन आज़ाद साहब आप तशरीफ़ लाए। अवाम जो है वो बहुत मुश्किल के अंदर हैं और सबका इस ख़ासतौर पे इस क्राइसिस के अंदर जो हमने कराची में ख़ासतौर पे देखा और पूरे पाकिस्तान के अंदर ही कि बारिश के अंदर अमीर हो या गरीब हो, बड़े इलाके हों या छोटे इलाके हों, वो सब ने बड़ा मुश्किल जो फेस की और बहुत बड़ा गवर्नेंस पे एक बहुत बड़ा सवाल जो उठा दिया गया है और जो उम्मीदें वाबस्ता थी ख़ासतौर पर PTI से, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें उम्मीद है कि जो लीडरशिप है वो अपना भरपूर रोल अदा करेगी ताकि लोग मायूस ना हों। लोग अगर मायूस होगा इस सिस्टम से या की क़यादत से तो बहुत बुरा होगा। हम एक नज़रियाती मुल्क हैं, हमें अपने नज़रिए पे अपने लोगों को भरपूर तरीके से डटे रहना है। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।